लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। तारीख थी 29 मई, साल था 1942, जगह बर्लिन। दुनिया के सबसे ताकतवर तानाशाह एडोल्फ हिटलर का दफ्तर। बाहर हथियार बंद सैनिकों का पहरा था और अंदर यूरोप की किस्मत तय करने वाली मीटिंग्स चल रही थी। लेकिन उसी दिन उस बिल्डिंग में एक ऐसा इंडियन दाखिल हुआ जो कि हिटलर के पास गया तो था मदद मांगने, लेकिन जब हिटलर ने उसे कुछ सलाह देने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया कि महामहिम, मैं अपनी पूरी जिंदगी राजनीति में रहा हूं और मुझे किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। इस भारतीय का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये उनकी और हिटलर की पहली मुलाकात थी। और यह अकेली बात नहीं थी जिसको लेकर उस मीटिंग में हिटलर और नेताजी के बीच में टेंशन हो गई। उस मीटिंग में नेताजी ने भारतीयों को लेकर हिटलर के विचारों पर भी विरोध जताया था और हिटलर को माफ़ी मांगने तक के लिए कह दिया था। अब ज़रा सोचिए, नेताजी भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिटलर की मदद मांगने वहाँ पर गए थे, या फिर दुनिया के सबसे खौफनाक तानाशाह के सामने उसकी ही सोच को चुनौती देने गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हिटलर, जो पूरे यूरोप पर कब्जा कर रहा था, वो भारत की आज़ादी के लिए कोई बड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं हुआ? और क्यों कुछ ही महीनों बाद नेताजी ने जर्मनी छोड़कर अपनी पूरी रणनीति बदल गई? आज हम जानेंगे कि हिटलर और नेताजी की इन दो मुलाकातों में आखिर हुआ क्या था। क्यों हिटलर ने भारत की लड़ाई को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया? क्यों नेताजी ने जर्मनी से उम्मीद छोड़ दी? और कैसे इन मुलाकातों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो देखो, नेताजी का प्लान ये था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो रूस और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मन सेना के साथ भारत में दाखिल होंगे। इसी सिलसिले में वो जर्मन डिक्टेटर हिटलर से मदद मांगने गए थे। नेताजी ये भी चाहते थे कि हिटलर और धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर्स मिलकर पब्लिकली भारत की कंप्लीट इंडिपेंडेंस का सपोर्ट करने की डिक्लेरेशन करें। लेकिन बैठक शुरू होते ही नेताजी ने सीधे हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ में भारतीयों के खिलाफ लिखी गई रेसिस्ट बातों पर कड़ी आपत्ति जताई। हिटलर ने अपनी किताब में लिखा था, भारतीय एक हीन नस्ल हैं और वो कभी भी ब्रिटिश शासन से आज़ाद नहीं हो सकते। नेताजी ने हिटलर से इन शब्दों को किताब से हटाने और भारत से माफ़ी मांगने को कहा। हिटलर ने इस बात को घुमा दिया और माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इससे मीटिंग की शुरुआत में ही टेंशन बढ़ गई, लेकिन फिर भी ये मीटिंग आगे चलती रही, क्योंकि हिटलर और नेताजी दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन एक ही था और वो था ब्रिटेन। ये मीटिंग कोई दोस्ताना मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच रखने वाले नेताओं के बीच की बहुत ही सीरियस और टेंस डिप्लोमेटिक बातचीत थी। अब इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें साल 1939 में जाना होगा, जब दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस टाइम पर भारत के हालात बहुत ख़राब थे। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही 25 लाख भारतीय सैनिकों को दूसरे वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया था। ये सैनिक उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों से लेकर बर्मा के जंगलों तक लड़ रहे थे, जबकि इन भारतीयों से नहीं पूछा गया कि उन्हें जंग लड़नी भी है या नहीं। भारत को सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स समझा जा रहा था, जिसका काम था ब्रिटिश ज़रूरतों को पूरा करना। इसी दौरान कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ी वैचारिक लड़ाई चल रही थी। सुभाष चंद्र बोस के लिए अहिंसा का रास्ता बेमानी लगने लगा था। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के गुट से उनके मतभेद हो गए। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद और पार्टी दोनों को छोड़ दिया। उनका मानना था कि कॉलोनियल ताकतें जैसे कि ब्रिटेन सिर्फ ताकत की भाषा को समझती हैं, उन्हें बातचीत में कोई भरोसा नहीं होता। उनके इन विचारों से ब्रिटिश सरकार डरती थी, इसलिए उन्हें कलकत्ता के उनके अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। चारों तरफ पुलिस का पहरा था और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे ड्रामेटिक कहानियों में से एक, जिसमें नेताजी ने अंग्रेज़ों को चकमा दिया और नज़रबंदी से भाग निकले। 17 जनवरी 1941 की रात बोस ने अपने घर से निकलने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं थी। उन्होंने खुद को एक पठान व्यापारी की तरह भेष बदला, चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर पगड़ी और नाम रखा जियाउद्दीन। इसी भेष में वो कलकत्ता से पेशावर और फिर काबुल पहुंचे। यहाँ पर उनको आगे ले जाने के लिए उन्हें गाइड करने के लिए मौजूद थे भगत राम तलवार,
भगत राम तलवार को उनकी काबिलियत के हिसाब से खुफिया एजेंसीज ने सिल्वर नाम दिया था। तलवार वो जासूस थे जो एक साथ पांच ताकतों यानी ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान और सोवियत संघ के लिए काम कर रहे थे। यानी जिस आदमी के भरोसे बोस अपनी जान हथेली पर रखकर सरहद पार कर रहे थे, माना जाता है कि वही चुपचाप उनकी हरकतों की खबर अंग्रेजों तक भी पहुंचा रहे थे। फिलहाल काबुल में इटालियन एम्बेसडर्स की मदद मिली और वहां से बोस ट्रेन के जरिए समरकंद होते हुए मॉस्को पहुंचे, सोवियत की जमीन को पार करते हुए। शुरू में उनका इरादा सोवियत रूस से मदद पाने का था, क्योंकि वो सोवियत को अपना सपोर्टर मानते थे और उन्हें लगता था कि सोवियत उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन मॉस्को में उन्हें कोई फॉर्मल मुलाकात तक नसीब नहीं हुई। इसके पीछे की बड़ी वजह सोवियत की अपनी विदेश नीति और जर्मनी के साथ उसकी ट्रीटी थी। यही ट्रीटी तोड़कर आगे हिटलर ने सोवियत पर हमला किया था, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया, आप चाहें तो यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, जब सोवियत से मदद नहीं मिली तो बोस ने अपना पाला बदला और वो रोम होते हुए बर्लिन की ओर कूच कर गए। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 3 अप्रैल 1941 को नेताजी बर्लिन पहुंचे, लेकिन वो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नाम से नहीं आए थे। इटालियन एम्बेसडर्स की मदद से उन्हें एक दूसरे नाम से पासपोर्ट मिला था। इसमें उनका नाम था ओरलांडो मजोटा। सोच कर देखिए, एक बहुत ही सेकुलर व्यक्ति जो लेफ्ट की ओर झुकाव रखता था, वो अपने देश के लिए उस देश के दरवाजे पर खड़ा था जो रेस की सुप्रीमेसी यानी नस्ल की श्रेष्ठता की विचारधारा पर टिका था। ये थी असली पॉलिटिक्स। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत यहाँ सही साबित होती है। लेकिन दोस्तों, बोस को शायद खुद भी इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि यह रिश्ता बहुत नाजुक और टेम्परेरी है। बर्लिन में बोस की मुलाकात जर्मन विदेश मंत्री जोआखिम वॉन रिबेनट्रॉप से हुई। रिबेनट्रॉप ने उन्हें रहने के लिए शानदार जगह दी, फ्री इंडिया सेंटर के लिए पैसा भी दिया, एक रेडियो स्टेशन भी शुरू करवाया जिसमें भारत के लिए प्रसारण होता था। लेकिन वो भारत की आज़ादी को लेकर कोई ठोस वादा करने से बचता रहा। जर्मन सरकार का रवैया टाल मटोल वाला था। अंदर ही अंदर उन्हें लगता था कि एक निर्वासित नेता के साथ हाथ मिलाने से शायद उन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला। जर्मनी की ब्रिटेन के साथ पहले से ही जंग चल रही थी और भारत इस मोर्चे से बहुत दूर था। इस इग्नोरेंस की वजह से बोस महीनों तक सिर्फ आश्वासन और फॉर्मेलिटीज़ के बीच में फंसे रहे। लेकिन इसके बावजूद वो हार मानने वालों में से नहीं थे। जब जर्मनी ने सीधे मदद देने से इनकार किया तो बोस ने एक अलग रास्ता ढूंढ निकाला। नॉर्थ अफ्रीका में हजारों ब्रिटिश भारतीय सैनिक युद्धबंदी बने हुए थे। इनमें से ज़्यादातर पहले इटालियन सेनाओं के हाथों 1940-41 के शुरुआती अभियानों में पकड़े गए। बाद में इन लोगों को जर्मन हिरासत में ट्रांसफ़र किया गया था। ये वही सैनिक थे जो कल तक ब्रिटिश एम्पायर के लिए उनकी वर्दी पहनकर लड़ रहे थे। बोस इन सैनिकों के कैंप में गए, उनसे मिले और उनकी भाषा में बात की। बोस ने उन्हें बताया कि वो किसी और के लिए, अपने ही देश के खिलाफ काम करने वाली फौज के लिए लड़ रहे थे। अब ये सब कोई इजी काम नहीं था। जो सैनिक बंदी बनाए गए थे वो खुद डाउट कर रहे थे। उन्हें डर था कि उनके पीछे उनकी फैमिली के साथ दिक्कतें ना हो। फिर भी इन सैनिकों में से कई ने धीरे धीरे बोस के साथ जोड़ना शुरू किया। यहीं से जन्म होता है इंडियन लीजन का। जर्मन सेना में इसे इन्फेंट्री रेजिमेंट 950 का नाम दिया गया। यह रेजिमेंट फिर आगे चलकर करीब 4500 सैनिकों तक पहुंची। इसी दौर में एक और इंटरेस्टिंग कहानी बुनी गई। बोस के करीबी सहयोगी आबिद हसन सफरानी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिकों के अलग अलग अभिवादनों की जगह एक साझा नारा गढ़ा जाए। तब आबिद हसन ने जय हिंद का नारा गढ़ा। हालांकि यह नारा इससे भी 3 दशक पुराना था। चंपक रामन पिल्लई ने बर्लिन में ही इस नारे की बुनियाद रखी थी, लेकिन उसका नाम जय हिंदुस्तान था। हालांकि आबिद हसन ने इसे जय हिंदुस्तान के छोटे रूप में इन्हीं शिविरों में दोबारा गढ़ा और लोकप्रिय बनाया। यहीं से जय हिंदुस्तान की जगह जय हिंद नारा शुरू हुआ। इन्हीं मिलिट्री कैंप्स में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी उपाधि मिली, जो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई और हम आज के टाइम पर सुभाष चंद्र बोस को अक्सर नेताजी नाम से ही बुलाते हैं। ये सैनिक अपनी वर्दी पर तिरंगे जैसा बैज लगाते थे। उनकी ट्रेनिंग जर्मन ऑफिसर्स की निगरानी में होती थी। हालांकि कमान बोस के अपने ऑफिसर्स के पास ही रहती थी। लेकिन जैसे ही सुभाष चंद्र बोस का ये प्लान थोड़ा आगे बढ़ा, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। 22 जून 1941 को हिटलर ने एक ऐसा काम कर दिया जिसने नेताजी की पूरी स्ट्रेटेजी को एक झटके में तबाह कर दिया। इस दिन हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया और सोवियत पर हमला बोल दिया।
ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री कैंपेन था। 30 लाख से ज़्यादा जर्मन सोल्जर्स एक साथ पूर्वी मोर्चे पर उतरे और सोवियत को हराने निकल पड़े। दूसरी ओर नेताजी का पूरा प्लान ही यह था कि वो रूस और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मन सेना के साथ भारत में दाखिल होंगे, लेकिन रूस पर जर्मनी के हमले के साथ ही वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि अब जर्मनी की पूरी मिलिट्री ताकत पूर्वी मोर्चे पर उलझ चुकी थी। भारत की तरफ किसी अभियान के लिए न सैनिक बचे थे, न रिसोर्सेज बचे थे। महीनों तक बोस को सिर्फ आश्वासन मिलते रहे, कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। यहीं से उन्हें लगा कि नौकरशाहों से बात करने का कोई फायदा नहीं, अब सीधे फ्यूहरर यानी हिटलर से आमने सामने बात करनी होगी। इसी हताशा ने 29 मई 1942 की उस मुलाकात की ज़मीन तैयार की जिससे हमने कहानी शुरू की थी। वापस चलते हैं उसी जगह जहां से हमने वीडियो शुरू की थी। जैसे ही मुलाकात शुरू हुई, हिटलर अपने स्वभाव के मुताबिक वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर लंबे लंबे भाषण देने लगा। हिटलर की आदत थी, वो अक्सर विदेशी मेहमानों के सामने एक तरफा ही बोलता था। उसके अधिकारी भी उसे बीच में टोकने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर की फालतू की बातों को सुनकर टाइम वेस्ट नहीं किया और हिटलर को बीच में ही टोक दिया। उन्होंने हिटलर के सामने सीधे मेन काम्फ का मुद्दा उठा दिया। यह किताब है जो हिटलर की आत्मकथा है। इस किताब में हिटलर ने भारतीयों के बारे में काफ़ी अपमानजनक टिप्पणियां की थी और लिखा था कि भारत पर ब्रिटिश शासन बना रहना बेहतर होगा। बोस के लिए यह कोई नया मुद्दा नहीं था। 1930 के दशक में जर्मनी की अपनी यात्राओं के दौरान भी वो इन टिप्पणियों पर अपनी आपत्ति जता चुके थे। इस मुलाकात में भी उन्होंने इन हिस्सों को वापस लेने या फिर किताब से हटाने की मांग की। कमरे में मौजूद हिटलर के ऑफिशियल ट्रांसलेटर पॉल ऑटो श्मिट के लिए ये मौका बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाला था, क्योंकि उस दौर में हिटलर को इतना क्लियर कट चैलेंज देना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। हिटलर ने इन टिप्पणियों को पुरानी बात कहकर टाल दिया। उसने ना तो इन्हें वापस लिया और ना ही उन्हें हटाने का कोई भरोसा दिलाया। ये पहली मुलाकात किसी रिजल्ट पर पहुंचे बिना ही खत्म हो गई। बोस बर्लिन लौट आए, लेकिन उनके सब्र का इम्तिहान अभी भी बाकी था। करीब 1.5 महीने बाद 15 जुलाई 1942 को उन्हें दोबारा हिटलर के सामने बुलाया गया, लेकिन इस बार बर्लिन में नहीं। इस बार जगह थी जर्मनी के ईस्टर्न प्रशा के घने जंगलों के बीच बना एक कंक्रीट का किला, जमीन के अंदर धंसा हुआ वुल्फ लेयर, हिटलर का पूर्वी मोर्चे का सबसे सीक्रेट सेना हेडक्वार्टर, यानी वो जगह जहां पर हिटलर के अपने जनरल भी बिना इजाज़त बोलने से पहले 2 बार सोचते थे। यही इस दूसरी और आखिरी मुलाकात में माहौल तब और टेंस हो गया जब हिटलर एक वर्ल्ड मैप के पास ले जाकर नेताजी को समझाने लगा कि जर्मनी ज्योग्राफिकली भारत से दूर है, इसलिए भारत की आज़ादी के लिए जापान ज़्यादा प्रैक्टिकल सपोर्टर साबित हो सकता है। वैसे तो मिलिट्री के हिसाब से ये एक रियलिस्टिक अजम्पशन भी था। बातचीत के दौरान बोस ने भी क्लियर कर दिया कि उनकी अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और अपनी स्ट्रेटजी है। पॉल ऑटो श्मिट के मेमोयर या संस्मरण बताते हैं कि हिटलर की सलाह को नरमी के साथ लेकिन सॉलिड वर्ड्स में नेताजी ने चैलेंज किया। एक ऐसा नेता जो भारत से बाहर दुनिया भर में अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, सपोर्ट ढूंढ रहा था, वो इतनी बेबाकी से दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक के सामने इतनी बेबाकी से अपनी बात रख रहा था, जो अपने आप में इनक्रेडिबल था। इन दोनों मुलाकातों में सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल मांगों को आखिरकार ठुकरा ही दिया गया और भारत के पक्ष में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि इतना ज़रूर हुआ कि हिटलर ने सुभाष बाबू को एक पनडुब्बी देने के लिए हामी भर दी, ताकि वो यूरोप से निकलकर ईस्टर्न एशिया की तरफ जा सके। इन मुलाकातों के बाद बोस को समझ आ गया था कि जर्मनी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। उन्हें यह भी पता चल गया था कि वेस्टर्न मोर्चे से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ना अब प्रैक्टिकल नहीं रहा। 8 फरवरी 1943 को वो एक जर्मन पनडुब्बी U-180 में सवार हुए। ये सफ़र बहुत खतरनाक था, क्योंकि अटलांटिक महासागर में अलाइड फोर्सेस की नेवी लगातार गश्त लगा रही थी और एक भी गलती पूरे प्लान को डुबो सकती थी। यहीं पर एक और घटना होती है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतिहास में लगभग अनोखी है। अटलांटिक महासागर में मेडागास्कर के पास उफनती लहरों के बीच बोस को जर्मन पनडुब्बी से निकालकर एक जापानी पनडुब्बी I-29 में ट्रांसफ़र किया गया। दोनों पनडुब्बियां समंदर की सतह पर एक दूसरे के बगल आई और एक छोटी सी नाव के जरिए बोस को एक पनडुब्बी से दूसरी में भेजा गया। यानी जंग के दौरान 2 अलग अलग देशों की नेवी के पनडुब्बियों के बीच किसी आम आदमी का ये बहुत ही क्रूशियल ट्रांसफ़र था, जो कि उस दौर में लगभग ना के बराबर होता था। जापान पहुंचकर बोस ने आज़ाद हिंद फौज को एक बड़ी सेना में बदल दिया। इसमें सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों ने भी हिस्सा लिया, पैसा दिया, सैनिक भेजे।
यहाँ तक कि महिलाओं की झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनी, जो उस दौर के लिए बहुत ही इनक्रेडिबल कदम था। आईएनए इस जंग को हार गई। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चों पर बहुत नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद 1945-46 में लाल किले के मुकदमों ने पूरे भारत में एक नई पॉलिटिकल लहर पैदा कर दी। आम जनता, जो अब तक आज़ाद हिंद फौज के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, अब उन सैनिकों को देशभक्त मानने लगी। इसके बाद रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी और आखिरकार 1947 में इन अचानक हुए कारणों की वजह से भी भारत को छोड़ना पड़ा अंग्रेज़ों को। अब दोस्तों, ये पूरी घटना उस वक्त की ग्लोबल राजनीति से अलग करके नहीं देखी जा सकती। ठीक उसी दौर में जब बोस बर्लिन में दरवाजे खटखटा रहे थे, तब अमेरिका अभी अभी जंग में उतरा ही था। पर्ल हार्बर पर हमला दिसंबर 1941 में हो चुका था और पूरी दुनिया की ताकतें दो ग्रुप्स में बंट चुकी थी। ब्रिटेन खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। जर्मन बमबारी से लंदन के इलाके तबाह हो रहे थे। ऐसे माहौल में एक निर्वासित भारतीय नेता के लिए किसी बड़ी ताकत का ध्यान अपनी ओर खींचना आसान नहीं था। हर देश की प्रायोरिटी अपने बचाव की लड़ाई थी। भारत जैसे दूर की कॉलोनियल देश की आज़ादी किसी की फहरिस्त में सबसे ऊपर नहीं थी। यही वजह थी कि बोस को बार बार टाला जाता रहा। ये कोई पर्सनल उपेक्षा नहीं थी, बल्कि उस वक्त की मिलिट्री प्रायोरिटीज़ का नतीजा भी थी। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास इस पूरे वाक़ये को कैसे देखता है, और यहीं से बहस शुरू होती है जो आज तक खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों और उस दौर के पश्चिमी इतिहासकारों ने बोस को फांसीवादी कठपुतली, गद्दार और मौका परस्त कहकर खारिज करने की कोशिश की। उनका लॉजिक ये था कि सत्ता की चाहत में बोस ने नाजी अत्याचारों और होलोकॉस्ट से आंखें मूंद ली। लेकिन दूसरी तरफ भारत में इस मुलाकात को अंधराष्ट्रवादी अंदाज में महिमान्वित भी किया गया। हम शक्लों वाली कहानियों ने बोस को एक ऐसा महानायक बना दिया जो किसी से नहीं डरता। एक कहानी चलती है कि जब सुभाष चंद्र बोस मीटिंग में बैठे हुए थे, तब उसी समय दो हम शक्लों को भेजा गया जो हिटलर से मैच खाते थे, और सुभाष चंद्र बोस ने उन दोनों से बात करने से इनकार कर दिया। तो इस तरह की कहानियां चलती हैं। लेकिन इस चक्कर में नाजी जर्मनी से जोड़ने का जो गहरा मोरल सवाल था, वो पूरी तरह से दबा दिया गया। मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे कि सुगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट में और रोमन हेस अपनी किताब सुभाष चंद्र बोस इन नाजी जर्मनी में इस पूरी कहानी को ज़्यादा बारीक तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि बोस फांसीवादी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जो हालात को बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ते थे। एक तरह के वो अल्ट्रा रियलिस्ट और राष्ट्रवादी थे। और यहीं पर इतिहास का सबसे मुश्किल सवाल आता है। बोस ने जर्मनी में रहते हुए कभी भी यातना शिविरों या यहूदियों के नरसंहार पर पब्लिक रूप से कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये बात सिर्फ चुप्पी की भी नहीं थी। 1939 में जब कांग्रेस के अंदर यहूदी शरणार्थियों को भारत में शरण देने के प्रस्ताव पर बहस हुई, नेहरू इसके पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस के भीतर बोस अकेले नेता थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया। आगे चलकर 1942 में जर्मनी में रहते हुए बोस ने गोएबल्स की पत्रिका डे आंग्रिफ में खुद एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने भारतीयों को जर्मनों का नस्लीय भाई और असली आर्य बताया, स्वास्तिक को एक प्राचीन भारतीय प्रतीक करार दिया और ये तर्क रखा कि यहूदी विरोध को भारत की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यहूदियों ने कथित तौर पर अंग्रेज़ों की मदद की, भारतीयों के शोषण में साथ दिया। यानी ये सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि एक बार खुद बोस की कलम से निकली हुई पोजीशन थी। मतलब उनकी पोजीशन थी एंटी जूइस्ट। कुछ इतिहासकार इसे बोस की रणनीतिक मजबूरी भी मानते हैं, कुछ इसे एक नैतिक चूक भी कहते हैं। बोस का अपना तर्क शायद यही रहा होगा कि उनका देश अकाल में मर रहा है और एक गुलाम राष्ट्र के नेता के तौर पर उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपने देश को आज़ाद कराना था, ना कि किसी और की ज़मीन पर उनको मोरालिटी का पाठ पढ़ाना। अब ये कोई मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उस दौर की एक कड़वी सच्चाई है जिसे समझना ज़रूरी है कि आज़ादी की लड़ाई हमेशा साफ सुथरे और मॉरल ऑप्शंस के बीच नहीं लड़ी जाती। फिर भी दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, बोस ने ये पूरी कोशिश की कि इंडियन लीजन का कोई भी सैनिक सोवियत रूस के खिलाफ पूर्वी मोर्चे पर इस्तेमाल ना हो। उन्होंने जर्मन मिलिट्री कमांड से इसे लेकर बार बार क्लियर भी किया। यानी वो हिटलर के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए सारा खेल खेल रहे थे। उस दौर के आम भारतीय की नज़र से देखें तो कहानी और भी कॉम्प्लेक्स होती है। एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी जिसने अकाल में लाखों लोगों को मरने दिया। बंगाल के अकाल में 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। दूसरी तरफ एक ऐसा गठजोड़ था जिसकी नैतिकता पर तो सवाल उठते थे, लेकिन इसी गठजोड़ ने पहली बार एक भारतीय सेना खड़ी करने का साहस भी दिखाया। सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास को सिर्फ हीरो और विलेन के चश्मे से नहीं देख सकते। एक गुलाम देश के नेता के पास अक्सर बहुत अच्छे अच्छे विकल्प नहीं होते।
उन्हें उस दौर की मजबूरियों में, उस दौर की जियोपॉलिटिक्स के बीच में अपने विकल्प देखने पड़ते हैं। नेताजी की यह कहानी शायद मॉडर्न इंडियन डिप्लोमेसी के सबसे पहले सबक जैसी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई हमेशा दोस्त होता है, ना हमेशा दुश्मन, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी, उनके देशभक्ति पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। ये बात उनके पूरे पॉलिटिकल करियर और उनके उस आर्मी के करियर से जाहिर होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात की। उस मुलाकात का क्या रिजल्ट रहा और कैसे चीज़ें सामने आई, क्या हिस्टोरिकल डिबेट है, सारी कहानी मैंने आपको बताई। अब ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।